Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. So today we will discuss newspaper analysis dated 3rd July, and there is an announcement. I am launching UPSC mentorship program in which I will cover current affairs from several newspapers and magazines and will also discuss a static part related to every current affair in detail. So basically we will cover current affairs in holistic way which will help you in prelims as well as mains. If you are interested and want to join this program, so for that you have to join the Telegram group, and the link of the Telegram group is in the description box. I have also made a video regarding this program जिसमें सारी डिटेल्स मेंशन है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं. वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अब हम आज की न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, पार्टीज जजेस मीडिया कैन गेट फंड्स फ्रॉम किन अब्रॉड विदाउट प्रोसिक्यूशन फियर. फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में कुछ चेंजेस किए गए हैं. तो चेंजेस एज सच आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार हम सुपरफिशियल तरीके से देख लेते हैं कि चेंजेस क्या किए गए हैं. With the Ministry of Home Affairs effecting changes in the Foreign Contribution Regulation Act and its rules through 2 Gazette notification, political parties, legislature members, election candidates, judges, government servant, journalists and media houses. तो ये जो मैंने आपको कैटेगरीज बताई, these categories all बार्ड फ्रॉम रिसीविंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन. तो ये यहाँ पर फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रिसीव नहीं कर सकते हैं. लेकिन अगर ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करते हैं अपने किसी रिलेटिव से, तो इनको प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा अगर ये 90 दिनों के अंदर गवर्नमेंट को नहीं भी इंटीमेट करते हैं. तो अगर ये गवर्नमेंट को नहीं भी इंटीमेट करते हैं विद इन 90 डेज और ये यहाँ पर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करते हैं फ्रॉम रिलेटिव्स अब्रॉड, तो इनको यहाँ पर प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा. The amended rule makes this a compoundable offence and the recipient will be required to pay 5% of the foreign contribution received. तो यहाँ पर जो 5% फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर देनी पड़ेगी. तो ये यहाँ पर एक चेंज किया गया है. इससे पहले क्या कंडीशन थी? तो इससे पहले रूल्स के चेंज होने से पहले ये था कि ऐसा कोई भी ऑफेंस होता तो उस इंसान को प्रोसिक्यूट किया जाता इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, लेकिन यहाँ पर कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं. अदर की चेंजेस आर एग्जेम्पशन फ्रॉम इंटीमेशन टू द गवर्नमेंट फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन लेस देन ₹10 लाख. तो अगर 10 लाख से कम फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन को रिसीव किया गया है तो बेसिकली एग्जेम्प्ट किया गया है फ्रॉम इंटीमेशन टू द गवर्नमेंट. पहले ये जो लिमिट थी वो 1 लाख रुपए थी, जिसे बढ़ाकर अब 10 लाख रुपए कर दिया गया है. इसके अलावा क्या चेंजेस किए गए हैं? फिर यहाँ पर कंपाउंडेबल ऑफेंसेस को इंक्रीज़ कर दिया गया है. तो एज सच किसे कंपाउंडेबल ऑफेंस बना दिया गया है तो वो हम डिस्कस नहीं करेंगे. जो सेक्शन 3 है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का, वो क्या कहता है? नो फॉरेन कंट्रीब्यूशन शैल बी एक्सेप्टेड बाय एनी कैंडिडेट फॉर इलेक्शन. तो कौन कौन यहाँ पर फॉरेन कंट्रीब्यूशन को नहीं एक्सेप्ट कर सकता है? तो कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, कॉरेस्पॉन्डेंट, कॉलमनिस्ट, कार्टूनिस्ट, एडिटर, ओनर, प्रिंटर और पब्लिशर ऑफ ए रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, जज, गवर्नमेंट सर्वेंट और एम्प्लॉय ऑफ एनी कॉर्पोरेशन और एनी अदर बॉडी कंट्रोल्ड और ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेचर, पॉलिटिकल पार्टी और ऑफिस बेयरर, देयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए पॉलिटिकल नेचर एज मे बी स्पेसिफाइड अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 5 बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एसोसिएशन और कंपनी engaged in the production or broadcast of audio news or audio visual news or any other electronic form as defined in clause of subsection 1 and section 2 of the Information Technology Act. तो कौन कौन सी कैटेगरीज यहाँ पर बार्ड हैं फ्रॉम रिसीविंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन, तो ये यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिए. एक बार आप फिर से एक बार रीड कर लेना. तो आप खुद से रीड करोगे तो आपके यहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड में बना रहेगा कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं. तो कार्टूनिस्ट, एडिटर, ओनर, प्रिंटर और पब्लिशर ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, जज, गवर्नमेंट सर्वेंट और एम्प्लॉय ऑफ एनी कॉर्पोरेशन. तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन 3 में यहाँ पर मेंशन है कि कौन कौन से यहाँ पर जो कैटेगरीज हैं वो यहाँ पर बार्ड हैं फ्रॉम रिसीविंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन. अब हम आगे चलते हैं. यहाँ पर हम सेकंड न्यूज़ डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पर सीजीआई ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो एक बार हम वो स्टेटमेंट्स को डिस्कस करेंगे. Chief Justice of India N.V. Ramana said Saturday that the judiciary is answerable only to the Constitution. तो यहाँ पर जो जुडिशरी है वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को ही आंसरेबल है. He said the party in power. अब यहाँ पर जुडिशरी से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है? तो जो पार्टी पावर में होती है वो ये सोचती है कि गवर्नमेंट यहाँ पर कोई भी डिसीजन ले रही है तो जुडिशरी उसको एंडोर्स करे. तो ही सेड द पार्टी इन पावर एक्सपेक्ट्स एवरी एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट टू बी एंडोर्स्ड बाय द जुडिशरी. और ऑपोजिशन क्या चाहती है? ऑपोजिशन ये चाहती है कि जो यहाँ पर ऑपोजिशन का स्टैंड है तो जुडिशरी उसको एंडोर्स करे. तो वाइल द ऑपोजिशन वांट्स द जुडिशरी टू एडवांस इट्स पोजीशंस एंड कॉजेस. तो ये जो ऑपोजिशन है या यहाँ पर जो रूलिंग पार्टी उसको ये बात समझनी चाहिए कि जो तीनों ऑर्गन्स हैं यहाँ पर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इन तीनों के पास सेपरेट पावर्स है और यहाँ पर चेक्स एंड बैलेंसेस इंश्योर किए गए हैं. तो उन चेक्स और बैलेंसेस और सेपरेशन ऑफ पावर्स को मेंटेन करने की ज़रूरत है. तो ये यहाँ पर सीजीआई ने कहा है. आगे हम डिस्कस करते हैं.
द पार्टी इन पावर बिलीव्स दैट एवरी गवर्नमेंटल एक्शन इज एंटाइटल टू जुडिशियल एंडोर्समेंट। तो वही पॉइंट यहाँ पर रिपीट किया गया है। जो पार्टी पावर में वो ये चाहती है कि कोई भी यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा एक्शन लिया जाता है तो उसका जुडिशियल एंडोर्समेंट हो, और अपोजिशन बिल्कुल इसका उल्टा चाहती है। टू एनफोर्स चेक्स एंड बैलेंसेस, तो जैसे कि यहाँ पर 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो अगर चेक्स और बैलेंसेस को मेंटेन करना है तो हमें यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर को प्रमोट करने की ज़रूरत है। वी नीड टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। दिस प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिविटी इज़ यूनिवर्सल। तो यहाँ पर यूएस के बारे में बताया गया कि यूएस में बहुत ज़्यादा इंक्लूसिविटी है, तो वही इंक्लूसिविटी इंडिया में भी होनी चाहिए। तो वी नीड टू फोकस ऑन इश्यूज़ जो कि हमें यूनाइट करते हैं, ना कि हमें डिवाइड करते हैं। 21st सेंचुरी में हम अलाउ नहीं कर सकते कि पेटी, नैरो और डिवाइसिव इश्यूज़ जिसकी वजह से जो हमारी सोशल फैब्रिक है कंट्री की वो यहाँ पर ख़राब हो। अब हम आगे चलते हैं। इस पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। आगे चलते हैं। ये हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्योंकि संडे के न्यूज़पेपर में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट होता नहीं है। तो द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ द डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड एनर्जी, जो कि 4% ऑफ आवर जीडीपी है। अब जो ऑनगोइंग इन्फ्लेशन है वो किस वजह से है? तो एज इकोनॉमीज़ हैव ओपनड अप, तो जैसे जैसे इकोनॉमी ओपनड अप हुई तो सप्लाई बढ़ी, लेकिन उसके कंपैरिजन में डिमांड कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई। तो एज इकोनॉमीज़ हैव ओपनड अप, सप्लाई इज रिस्पॉन्डिंग बट डिमांड हैड गॉन अप वेल इन एडवांस। तो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई जिसकी वजह से यहाँ पर सप्लाई की कमी हो गई, तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन क्रिएट हो गया। When there is a slight amount of shortage तो everyone moves from just in time to just in case। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी ये न्यूज़ आ रही थी कि जो वीट के प्राइसेस हैं वो बढ़ने वाले हैं, तो मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा जो कि यहाँ पर वीट को होर्डिंग करना उन्होंने स्टार्ट कर दी थी। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग इनफ इन्वेंट्री यू स्टार्ट सेइंग कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो वीट है वो और ज़्यादा महंगा हो जाए, तो ऐसे में लोग ये सोचते हैं कि वो इन्वेंट्री पहले से रख लें, तो वो यहाँ पर होर्डिंग करना शुरू कर देते हैं, तो जिसकी वजह से जो डिमांड है वो और ज़्यादा बढ़ने लगती है, और अगर डिमांड वीट की और ज़्यादा होने लग जाएगी तो जो प्राइस है वो और ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे। तो आप बेसिकली देख रहे हैं कि मार्केट में डिमांड नहीं है वीट की, लोगों को यहाँ पर सिर्फ जैसे 10 किलो वीट की ही ज़रूरत है, लेकिन वो 50 किलो रख लेते हैं। उनको ये लग रहा था कि वीट जो है उसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगी, जिसकी वजह से प्राइसेस जो है और ज़्यादा बढ़ जाएंगे और उनको यहाँ पर वीट महंगा पड़ेगा आने वाले समय में, तो इसीलिए वो पहले से होर्डिंग करके रख ले रहे थे। तो यही प्रॉब्लम है कि बेसिकली रियल डिमांड तो नहीं है, रियल डिमांड तो 10 किलो वीट की है, लेकिन यहाँ पर एक एपरेंट डिमांड क्रिएट हो गई है 50 किलो की। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग इनफ इन्वेंट्री यू स्टार्ट सेइंग आई डू नॉट वांट टू लूज प्रोडक्शन सो लेट मी ऑर्डर सम मोर। तो एपरेंट डिमांड स्टार्ट्स टू मूव अप, जो कि यहाँ पर रियल डिमांड से ज़्यादा होता है। तो एवरीवन इज बिल्डिंग एन इन्वेंट्री इन द यूएस इन पर्टिकुलर। तो यूएस में भी यही सिनारियो देखने को मिला, जिसकी वजह से यूएस में एक विशियस साइकिल क्रिएट हो गई है इन्फ्लेशन की। हम यहाँ पर इंडिया के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। अब इंडिया में हमें सस्टेन्ड इन्फ्लेशन देखने को मिला है। सस्टेन्ड इन्फ्लेशन ऑफ अबाउट 5 to 6% डीस्टेबलाइजेज इकोनॉमीज, लेकिन इंडिया में ऐसा डीस्टेबलाइजेशन नहीं आएगा क्योंकि इंडिया के जो इंडिकेटर्स हैं ग्रोथ के वो काफ़ी ज़्यादा रॉबस्ट हैं। ऑन द गवर्नमेंट्स एफडीआई रिलैक्सेशन इन बैंकिंग, दैट इज़ वाई, तो यहाँ पर पीएसयू बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन की बात जो गवर्नमेंट ने की, तो दिस इज़ वाई द प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीएसयू बैंक्स कम टू बी कंसिडर्ड क्वाइट सीरियसली एंड वाज मेंशन इन द बजट। तो बजट में मेंशन किया गया था कि यहाँ पर जो बैंक्स हैं उनको प्राइवेटाइज किया जाएगा, क्योंकि बैंक्स को यहाँ पर प्राइवेटाइज करना ज़रूरी है अगर उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना है। तो द एक्सपेंशन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम कैपेसिटी इज़ वेरी मच ऑन द रडार, द रेस्ट वुड बी एज एंड व्हेन नेसेसरी। फिर 2022 में जब रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ तो उसके बाद यहाँ पर ग्लोबल ऑयल सप्लाई जो है वो कम हो गई। अब ग्लोबल ऑयल सप्लाई इसीलिए कम हो गई क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लग गए, तो जिसकी वजह से हमें यहाँ पर क्रूड ऑयल के प्राइसेस में इन्फ्लेशन देखने को मिला। जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस में हमें इन्फ्लेशन देखने को मिला तो उसकी वजह से इंडिया में एक तरीके का इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन हो गया, क्योंकि आपको कोई भी चीज़ ट्रांसपोर्ट करनी है, कोई भी फूड आपको ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसके लिए यहाँ पर फ्यूल की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो अगर फ्यूल का ही प्राइस बढ़ जाएगा तो यहाँ पर बेसिकली सारे कमोडिटीज़ का यहाँ पर प्राइस बढ़ जाएगा। तो वो प्रॉब्लम भी इंडिया में देखने को मिलती है, दैट इज़ इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। क्योंकि हम यहाँ पर क्रूड ऑयल को इम्पोर्ट करते हैं तो उसकी वजह से अगर क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं तो इंडिया में इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन का भी एक खतरा रहता है, जो कि हमें देखने को मिला। ऑन द वेरिएशंस इन सेंट्रल बैंक इंटरवेंशंस, तो अब सेंट्रल बैंक क्या इंटरवीन कर सकती है? तो सेंट्रल बैंक यहाँ पर जो रेपो रेट है, रेपो रेट को इंक्रीज़ कर सकती है ताकि लोगों के हाथ में कम पैसा आए, लोग यहाँ पर कम डिमांड करें, और लोग जब तक कम डिमांड कर रहे हैं तब तक यहाँ पर जो सप्लाई वो रैंप अप हो सके, ताकि यहाँ पर जो सप्लाई और डिमांड का मिसमैच क्रिएट हुआ था वो यहाँ पर ठीक हो सके। तो वही यहाँ पर आरबीआई ने कुछ एक्शन लिए हैं। अब हम आगे चलते हैं। इकॉनमी पेज पर हम ये न्यूज़ डिस्कस करेंगे, 5 ग्रीन वर्डिक्ट्स कॉस्ट ओवर 8,000 करोड़ रेवेन्यू। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के 3 वर्डिक्ट की बात की गई है, फिर यहाँ पर एनजीटी के 2 वर्डिक्ट्स की बात किए गए हैं।
अब यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स आए और जो यहाँ पर एनजीटी के वर्डिक्ट्स आए, तो उन्होंने यहाँ पर इन्वायरमेंट के ऊपर तो फोकस किया कि इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ने वर्डिक्ट्स दिए, जिसकी वजह से डेवलपमेंट नहीं हो पाया। तो डेवलपमेंट नहीं हो पाया जिसकी वजह से यहाँ पर जॉब्स नहीं क्रिएट हुए, तो यहाँ पर जो एक्सचेकर उसको यहाँ पर नुकसान हुआ। द गवर्नमेंट लॉस्ट रेवेन्यू वर्थ ₹8,000 crore फ्रॉम मिड 2018 टू मिड 2021 एंड एटलीस्ट 75,000 पीपल वर एडवर्सली impacted with around 16,000 workers losing their jobs। और ये यहाँ पर 5 मेजर एनवायरनमेंट रिलेटेड जजमेंट्स की वजह से हुआ, जिसमें से 3 सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं और 2 यहाँ पर एनजीटी ने दिए हैं। और ये नीति आयोग की रिपोर्ट से ये पता चला है कि इन ग्रीन वर्डिक्ट्स की वजह से कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो वर्डिक्ट असेस्ड इन द रिपोर्ट इंक्लूड 3 जजमेंट्स बाय द एपेक्स कोर्ट। पहला ये कि आयरन ओर माइनिंग जो गोवा में थी उससे स्टॉप करा दी गई। दूसरी बात, जो स्टेरलाइट कॉपर टूटिकोरिन प्लांट तमिलनाडु में उसे शट डाउन करा दिया गया। फिर मोपा एयरपोर्ट जो बन रहा था गोवा में, तो उसकी कंसल्टेशन को हॉल्ट करा दिया गया। फिर इसके बाद जो सैंड माइनिंग बैन यहाँ पर एनजीटी ने लगाया। फिर जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है दिल्ली एनसीआर में, उसके ऊपर हॉल्ट कर दिया गया था। तो ये कुछ 5 जजमेंट्स है जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो अब यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट और जो एनजीटी है, तो सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ने यहाँ पर इन्वायरमेंट के ऊपर फोकस किया, लेकिन रिकमेंडेशन ये दी गई है बाय द नीति आयोग कि यहाँ पर सिर्फ आप इन्वायरमेंट के ऊपर फोकस नहीं कर सकते हो, आपको यहाँ पर डेवलपमेंट को भी साथ में लेकर चलना ज़रूरी है। तो जुडिशरी नीड्स टू बी इक्विप्ड वेल टू बैलेंस इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल इंटरेस्ट। तो हमें यहाँ पर दोनों चीज़ें मेंटेन करने की ज़रूरत है, तो हमें यहाँ पर बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। तो इकोनॉमी और इकोलॉजिकल इंटरेस्ट में एक बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। तो यही यहाँ पर रिपोर्ट ने रिकमेंड किया है। तो ये यहाँ पर एक अच्छा कंक्लूजन हो सकता है। अब हम आगे चलते हैं। MOSIT मीट्स यूके PM। तो यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर IT, तो इनकी मीटिंग हुई थी विद यूके प्राइम मिनिस्टर। डिस्कसेस कोलैबोरेशन इन इनोवेशन टेक। तो यहाँ पर किस बारे में कोलैबोरेशन होगा, तो बेसिकली कोलैबोरेशन सब में सेम ही इश्यूज़ होते हैं जिनके ऊपर कोलैबोरेशन होता है। तो इनोवेशन के रिगार्डिंग यहाँ पर इंडिया और यूके कोलैबोरेट करेंगे। फिर इंडिया यहाँ पर 5G टेक्नोलॉजी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहता है। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर IT राजीव चंद्रशेखर मेट यूके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ऑन फ्राइडे एंड डिस्कस्ड फ्यूचर कोलैबोरेशंस एंड पार्टनरशिप्स बिटवीन इंडिया एंड द यूके इन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन। फिर यहाँ पर जो 5G गियर और मैन्युफैक्चरिंग डिवाइसेस है, तो इंडिया यहाँ पर उनको बनाना चाहता है और इंडिया उसके लिए यहाँ पर पुश भी कर रहा है। एंड इन्फॉर्म दैट द कंट्री इज डिजाइनिंग 5G गियर एंड मैन्युफैक्चरिंग डिवाइसेस दैट गो इनटू मेकिंग ऑफ 5G प्रोडक्ट्स। एज रशिया स्टेप्स अप अटैक, बेलारूस सेज इंटरसेप्टेड मिसाइल अटैक्स बाय यूक्रेन। तो यहाँ पर बेलारूस का ये कहना है कि यहाँ पर जो यूक्रेन है वो मिसाइल स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहा था बेलारूस के ऊपर। तो यहाँ पर एक लोकेशन है जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती है, दैट इज़ माइकोलेव। माइकोलेव क्या है, तो यूक्रेन में ये लोकेटेड है, यूक्रेन का एक सिटी है माइकोलेव। फिर ओडेसा क्या है, तो ओडेसा एक पोर्ट है, यूक्रेन में ही एक पोर्ट है ओडेसा। फिर यहाँ पर बताया गया है नेक्स्ट न्यूज़, रशिया ड्रॉप्ड वाइट फॉस्फोरस ऑन स्नेक आइलैंड। तो ये जो स्नेक आइलैंड है इसकी लोकेशन जो है यूक्रेन में है। तो यूक्रेन्स आर्मी हैज़ अक्यूज रशिया ऑफ ड्रॉपिंग इंसेंडियरी वाइट फॉस्फोरस ऑन स्नेक आइलैंड। जो वाइट फॉस्फोरस है विच प्रोड्यूसेस अ थिक वाइट स्मोक एंड हैज़ अ गार्लिक लाइक ओडोर कैन मेल्ट डीप इनटू फ्लैश। तो बेसिकली ये जो फ्लैश है उसको यहाँ पर मेल्ट कर देता है वेन फॉस्फोरस लैंड्स ऑन स्किन, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बर्न हो जाते हैं। लेकिन इसको अभी भी एक केमिकल वेपन नहीं कंसिडर किया जाता। तो वाइट फॉस्फोरस को अभी भी केमिकल वेपन नहीं कंसिडर किया जाता है बिकॉज इट कॉजेज हार्म बाई बर्निंग एट अ हाई टेम्परेचर, ना कि टॉक्सिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से बर्न करता है। तो ये यहाँ पर हाई टेम्परेचर होने की वजह से बर्न करता है, ना कि टॉक्सिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से बर्न करता है। इसीलिए वाइट फॉस्फोरस को अभी तक केमिकल वेपन की कैटेगरी में नहीं डाला गया है। फिर यहाँ पर जो नेक्स्ट न्यूज़ है, तो चाइना जो है, तो जो चाइना के टॉप डिप्लोमेट है वो यहाँ पर म्यांमार को विजिट करेंगे। तो म्यांमार में मिलिट्री कू हो गया था, तो उसके बाद भी यहाँ पर जो चाइना के टॉप डिप्लोमेट है वो यहाँ पर म्यांमार में जा रहे हैं। अब क्यों जा रहे हैं, तो यहाँ पर लेंसेंग मेकॉन्ग कोऑपरेशन ग्रुप की मीटिंग है, तो उसके लिए जा रहे हैं, जिसमें म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, ये सारे कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करेंगे। तो एक ग्रुपिंग है लेंसेंग मेकॉन्ग कोऑपरेशन ग्रुप, और ये कहाँ पर होगी, ये बेगन में होगी। बेगन ये म्यांमार में लोकेशन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि बेगन एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो बेगन द ग्रुपिंग इज़ अ चाइनीज़ लेड इनिशिएटिव। तो ये जो लेंसेंग मेकॉन्ग कॉपरेशन है, ये ग्रुपिंग एक चाइनीज़ लेड इनिशिएटिव है
द कंट्रीज ऑफ द मेकॉन्ग डेल्टा इसके यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हैं। अब पोटेंशियल सोर्स ऑफ रीजनल टेंशन, अब ये टेंशन इसीलिए है क्योंकि ये जो रिवर है इसके ऊपर जो चाइना है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बना रहा है। तो चाइना जब यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बना रहा है तो उसकी वजह से जो फ्लो है वो यहाँ पर कम हो जाएगा, तो यहाँ पर जो लोअर राइपेरियन स्टेट्स हैं उन तक सफिशिएंट पानी नहीं पहुँच पाएगा। तो ग्रुपिंग इज अ चाइनीज लेड इनिशिएटिव दैट इंक्लूड्स द कंट्रीज ऑफ द मेकॉन्ग डेल्टा, अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ रीजनल टेंशंस ड्यू टू एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स दैट आर ऑल्टरिंग द फ्लो एंड रेजिंग कंसर्न्स ऑफ इकोलॉजिकल डैमेज। तो बेसिकली चाइना जो है 10 डैम्स बना रहा है अलॉन्ग द अपर स्ट्रेच ऑफ द मेकॉन्ग, तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो लोअर राइपेरियन स्टेट्स हैं उनको यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। हो सकता है आने वाले टाइम में जो रशिया है वो वाटर, जो यहाँ पर चाइना है वो वाटर को वेपनाइज करने की कोशिश करे। अब हम आगे चलते हैं, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। टू डिवाइडेड डेमोक्रेसीज, ये हम डिस्कस कर सकते हैं, वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, ये रो वर्सेस वेड जजमेंट के ऊपर ही आर्टिकल है। A survey conducted by the Pew Research Center between March 7 and March 13, 2022, तो इस सर्वे में ये पाया गया था यूएस के अंदर की जो 61% जो मेजॉरिटी है यूएस एडल्ट्स की वो ये चाहती है जो एबॉर्शन है उसको लीगल बनाया जाए, सेड एबॉर्शन शुड बी लीगल, और जो 37% उन्होंने अपोज किया कि एबॉर्शन जो है वो इलीगल होना चाहिए। द डिवाइड इज पॉलिटिकल टू, जो यहाँ पर डेमोक्रेट्स हैं वो ये सपोर्ट करते हैं कि एबॉर्शन लीगल होना चाहिए, लेकिन जो रिपब्लिकन्स हैं वो ये कहते हैं कि एबॉर्शन इलीगल होना चाहिए। ऑल दिस हाउएवर इज़ बिसाइड द पॉइंट, जो यहाँ पर कोर्ट्स हैं वो यहाँ पर लोगों के विल के ऊपर काम नहीं करते हैं, वो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने रो वर्सेस वेड जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया और एबॉर्शन को एक तरीके से इलीगल बना दिया। तो इन 1973 इन रो वर्सेस वेड द यूएस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट राइट टू एबॉर्शन इज पार्ट ऑफ द लिबर्टी, जो कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोटेक्टेड है। फिर यहाँ पर हम आगे चलते हैं, अगर हम देखें तो रो वर्सेस वेड जजमेंट को जो यहाँ पर ओवरटर्न किया गया है और उसके बाद यहाँ पर स्टेट्स को पावर दे दी गई है कि जो स्टेट्स हैं वो अपने लॉज बना सकते हैं रिगार्डिंग एबॉर्शन। तो यहाँ पर जो रिपब्लिक के द्वारा रूल किए गए स्टेट्स हैं तो वो तो यहाँ पर एबॉर्शन को बैन कर देंगे, लेकिन यहाँ पर जो डेमोक्रेट्स रूल्ड स्टेट्स हैं वो यहाँ पर एबॉर्शन को अलाउ कर देंगे। तो बेसिकली जो रिपब्लिकन स्टेट में जो इंसान रह रहा है वो यहाँ पर डेमोक्रेट रूल्ड स्टेट में जाकर एबॉर्शन की फैसिलिटी को अवेल कर सकता है। तो ऑन जून 24, 2022 इन डॉब्स वर्सेस जैक्सन विमेंस हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन by a majority of 5-3 the Supreme Court held that the Constitution does not confer a right to abortion। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जब रो वर्सेस वेड जजमेंट को ओवरटर्न किया तो यूएस की सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहीं भी राइट टू एबॉर्शन देता ही नहीं है। तो अगर हम यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो जब यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब विमेन को एक ऑटोनॉमस पॉलिटिकल एजेंट तक नहीं समझा जाता था, विमेन के पास राइट टू वोट तक नहीं था, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में एबॉर्शन कैसे हो सकता है। अब जैसे जैसे यहाँ पर टाइम इवॉल्व करता है राइट्स भी इवॉल्व करते हैं, तो ये बात यहाँ पर यूएस की सुप्रीम कोर्ट को समझनी चाहिए कि अगर आपका जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था उस समय विमेन को अगर आप ऑटोनॉमस पॉलिटिकल एजेंट्स ही नहीं समझते थे तब आप उनको एबॉर्शन राइट्स तब कैसे दे सकते थे, तब उसका जिक्र यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे हो सकता था। एट फर्स्ट ब्लश इट अपीयर्स दैट रिटर्निंग द अथॉरिटी टू द पीपल इज़ द राइट थिंग टू डू, लेकिन यहाँ पर पीपल का मतलब सारे लोग नहीं है, पीपल का मतलब है स्टेट क्या चाहता है। तो यहाँ पर जो स्टेट्स हैं वो जैसे लॉज बनाएंगे रिगार्डिंग एबॉर्शन तो उन लोगों को वही मानना पड़ेगा। Many rights threatened. America is divided as never before since at least the Civil War. One half of the 50 states are expected to make or reaffirm laws that will practically outlaw abortion. तो लगभग आधे स्टेट्स ऐसे हैं जो कि एबॉर्शन को आउटलॉ कर देंगे। The US Supreme Court judgment is terribly flawed because of the judgment, क्योंकि इन्होंने जजमेंट किस बेसिस पे दिया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहाँ पर एबॉर्शन के रिगार्डिंग कोई भी रेफरेंस नहीं देता है। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जो कि हम डिस्कस नहीं करेंगे। द स्टेट्स लॉ विल अप्लाई ओनली टू रेसिडेंट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ द स्टेट। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर किसी स्टेट में अगर एबॉर्शन आउटलॉड है तो वहाँ से जो सिटीजन है वो दूसरे स्टेट में जा सकता है जहाँ पर एबॉर्शन अलाउड हो। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है। अब इंडिया में क्या कंडीशन है, तो थैंकफुली द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ लोकेटेड द राइट टू एबॉर्शन जो है वो राइट टू प्राइवेसी के अंदर इम्प्लिसिट है एज वेल इन द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो राइट टू एबॉर्शन इन द राइट टू प्राइवेसी एज वेल एज इन द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और इंडिया में जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है वो 24 वीक्स ऑफ जेस्टेशनल एज तक एबॉर्शन को अलाउ करता है और ओपिनियन ऑफ 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की बेसिस पे यहाँ पर जो एबॉर्शन उसको अलाउ किया जाता है। आफ्टर एबॉर्शन वॉज मेड लीगल न्यूमरस सर्वेज हैव फाउंड दैट जो एबिलिटी है विमेन की टू स्टडी और वर्क हार्ड वो यहाँ पर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाती है अगर एबॉर्शन को लीगल बनाया जाता है। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे, हाउ राज्यसभा पोल्स केम टू बी ओपन बैलेट, ये हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली
जो इलेक्शंस होते हैं, अगर हम चाहते हैं कि फ्री और फेयर इलेक्शंस हो, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है सीक्रेसी ऑफ द बैलेट, कि यहाँ पर बैलेट की सीक्रेसी मेंटेन रहे। लेकिन राज्यसभा इलेक्शंस में सीक्रेसी ऑफ द बैलेट नहीं होता है। तो एमएलएज इलेक्ट देयर स्टेट राज्यसभा एमपीज एंड एज द प्रोसेस स्टैंड्स नाउ दे हैव टू शो देयर वोट्स टू देयर पार्टीज रिप्रेजेंटेटिव। तो यहाँ पर जो एमएलएज हैं वो किसको वोट दे रहे हैं राज्यसभा एमपीज़ के इलेक्शन के लिए, तो ऐसे में उनको अपना वोट दिखाना पड़ता है अपने पार्टीज रिप्रेजेंटेटिव में। तो यहाँ पर जो फाउंडेशन होती है फ्री और फेयर इलेक्शंस की सीक्रेसी ऑफ द बैलेट होना चाहिए, वो यहाँ पर राज्यसभा के पोल्स में नहीं दिखाई देता है। अब ऐसी सिचुएशन क्यों आई कि राज्यसभा के पोल्स को ओपन बैलेट क्यों बनाया गया, उसका भी यहाँ पर रीज़न है। तो रीज़न एज सच हम नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन जो एथिक्स कमेटी थी राज्यसभा की, जो कि 1997 में सेटअप की गई थी, एंड इट वाज हेडेड बाय राज्यसभा एमपी एंड फॉर्मर महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर एसबी चवन। इन इट्स फर्स्ट रिपोर्ट इन दिसंबर 1998 कमेटी ने ऑब्जर्व किया कि मनी और मसल पावर को यूज़ किया जा रहा है राज्यसभा इलेक्शंस में। तो मनी और मसल पावर को कम करने के लिए ये इन्होंने एक रिकमेंडेशन दी थी कि ओपन बैलेट सिस्टम होना चाहिए। Arun Jaitley, the law minister at the time, introduced a bill in the parliament to amend the law relating to the राज्य सभा इलेक्शंस। और यहाँ पर दो चेंजेस इंट्रोड्यूस करने की बात की गई थी। पहला ये कि ओपन वोटिंग सिस्टम हो, और दूसरा ये कि राज्यसभा में अगर आपको राज्यसभा के लिए किसी स्टेट की राज्यसभा की सीट के लिए इलेक्ट होना है, तो आपको इस स्टेट की डोमिसाइल होना ज़रूरी था। तो बेसिकली जो डोमिसिलरी रिक्वायरमेंट है, इसको रिमूव करने की बात की गई थी। टू एमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द राज्यसभा इलेक्शंस विद एन ओपन वोटिंग सिस्टम, और दूसरा यहाँ पर जो डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट है उसको यहाँ पर रिमूव करने की बात की गई थी। कोर्ट ओवर रूल्ड दिस कॉन्टेस्टेशन। अब यहाँ पर इस रूल को रिगार्डिंग कोई यहाँ पर कोर्ट में चला गया। कोर्ट में उसने ये कहा कि जो फ्री और फेयर इलेक्शंस का जो बेसिस है वो यही है कि सीक्रेसी बैलेट की होनी चाहिए। लेकिन अगर सीक्रेसी को ही आप रिमूव कर दोगे तो यहाँ पर फ्री और फेयर इलेक्शंस नहीं हो पाएंगे। तो कोर्ट ने ये कहा कि ये बात सही है कि फ्री और फेयर इलेक्शंस के लिए सीक्रेसी होनी चाहिए, लेकिन जो हायर प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, तो हायर प्रिंसिपल हाउएवर इज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एंड प्योरिटी ऑफ इलेक्शंस। तो अगर सीक्रेसी इंपॉर्टेंट है तो हम उसके बाद देख रहे हैं कि सीक्रेसी की वजह से यहाँ पर करप्शन हो रहा है, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर ओपन बैलेट सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनली अपहेल्ड किया था कोर्ट ने। बट एन ओपन बैलेट सिस्टम हैज़ नॉट हेल्प ब्रिंग प्योरिटी टू द राज्यसभा। उसके बाद भी यहाँ पर हॉर्स ट्रेडिंग होती है, क्रॉस वोटिंग होती है, तो वो सारे सिनेरियो अभी भी चल रहे हैं। तो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।